तो यूक्रेन रशिया के लिए एक ही खतरा पैदा कर सकता है कि यूक्रेन का जो है वो एक प्लेन है, वहाँ से भी जो नेटो है वो अटैक कर सकता है। तो रशिया हमेशा डर बना रहता है कि यूक्रेन नेटो ना ज्वाइन करना। यूक्रेन अगर नेटो ज्वाइन कर लिया तो एकदम डोर स्टेप पे आ जाएगा नेटो रशिया का। हालांकि डोर स्टेप में ही है, लिथुआनिया जो कंट्रीज़ है, बाल्टिक जो कंट्रीज़ है, वो नेटो ज्वाइन कर चुका है। तो इसीलिए आप मैं मतलब मेरा यही बोलना है कि आपके पड़ोसी आपके एक ही जगह से बार बार आपको अटैक हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप उस जगह को सिक्योर करना चाहोगे। आप इसीलिए ही रशिया जो है वो सिक्योर करने के लिए यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन मान नहीं रहा। यूक्रेन बार बार जो है नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर रहा है। यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन में घुसना चाहता है। एक टाइम ऐसा भी था 1991 1995 ऐसा टाइम था जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और पुतिन जो है वो रूस के राष्ट्रपति थे, और पुतिन ने ऐसा कहा था कि रशिया को नेटो ज्वाइन करने दो। रशिया जो है नेटो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन बिल क्लिंटन ऐसा मानना था कि अगर रशिया ज्वाइन कर जाएगा तो यूएसए का जो एक मेन बिग ब्रदर वाला रोल है कि हम जो है हम बिग ब्रदर है, बाकी सब कंट्रीज़ जो है वो हमारी सुनेगी, तो रशिया आने से वो थोड़ा सा खतरे में आ जा सकता था। क्योंकि रशिया जो है मोर और लेस यूएसए का तब तक आप बोल सकते हैं कि तब तक रशिया का जो शक्ति है वो बहुत ही घट चुका था, लेकिन तब भी रशिया का जो हेजेमनी था या रशिया का जो पावर था वो यूएसए के करीबन बराबर ही था। तो यूएसए को ये लगता था कि वो जो बिग ब्रदर वाला रोल है यूएसए का, वो रशिया जो है वो छीन लेगा यूएसए से। तो ये इसी डर से उन्होंने ज्वाइन नहीं करने दिया। लेकिन ये बहुत ही बाद में जाकर बहुत ही डेंजरस सिचुएशन साबित हुआ कि यूक्रेन में रशिया घुस गया। तो अब बात है कि यूक्रेन का वॉर क्यों नहीं ख़त्म हो गया। यूक्रेन का वॉर ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा है कि रशिया सोच रहा था कि यूक्रेन को अगर अटैक करेंगे तो वेस्ट कुछ नहीं कहेगा। उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि वेस्ट रशिया को लगता था कि वेस्ट बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, उनके पास लड़ने की ताकत नहीं है, उनके पास मतलब लड़ने की कोई वजह नहीं है। तो इसलिए अगर मैं अटैक करूँगा तो जो है वेस्ट उतना कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन बाद में पता चला कि वेस्ट बहुत ही एग्रेसिवली अटैक को डिफेंस कर रहा है, यूक्रेन को हमेशा मदद प्रोवाइड कर रहा है, यूक्रेन को लॉजिस्टिकली मदद प्रोवाइड कर रहा है, यूक्रेन को टैंक्स दिए जा रहे हैं, एंटी टैंक्स वेपन दिए जा रहे हैं, जवलिन्स दिए जा रहे हैं, और भी मतलब अभी तो हाल ही में क्लस्टर बॉम्ब भी दिए जा रहे हैं। तो यूएसए भी नहीं चाहता, यूएसए और नेटो भी नहीं चाहता कि रशिया इस वॉर को जीते। हालांकि रशिया को लगता था कि वॉर करीबन 2-3 महीने में चलेगा और पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो एकदम वो कब्जा लेंगे और वेस्ट में जो है वो एक अपनी मर्ज़ी की एक सरकार बिठा देंगे और ईस्ट यूक्रेन को अलग कर देंगे, उसमें अपनी एक मर्ज़ी की सरकार बिठा लेंगे, तो एक बफर जोन हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं हो रहा है। बाद में पता चला कि यूक्रेन जो है वो बहुत ही अच्छे से लड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन के जो मिलिट्री है उनका ये देश का सवाल है। मतलब आपके देश में अगर कोई अटैक करे तो आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे। जो अटैक करने वाला है उसका उतना कुछ दांव पे नहीं लगा, वो तो अटैक करने आ रहा है, लेकिन जो डिफेंडर है जिसको बचाना है अपने देश को, उसके तो बहुत कुछ दांव पे लगा है, उसका पूरा कंट्री चला जाएगा, उसका पूरा देश चला जाएगा। तो इसीलिए यूक्रेन जो है इतना अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पा रहा है, और साथ ही साथ नाटो जो है वो उसका मदद कर रहा है। तो वो भी एक पॉइंट हो गया। एक और चीज़ है कि ये जंग बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है अगर नाटो यूक्रेन की मदद नहीं करता तो, क्योंकि कितनी बड़ी होगी रशियन सेना यूक्रेनियन सेना से 10-15 गुना बड़ी है। लाख लाख फौज उनके पास है, वो 1 लाख मर चुके हैं, फिर भी वो सेना पे सेना भेजी जा रही है, तो कितना सेना होगा। ये जंग इसीलिए चल रही है क्योंकि नाटो उसकी मदद कर रहा है। क्योंकि नाटो को दिख गया है कि रशिया जो है वो एक पेपर टाइगर टाइप का है। मतलब पेपर टाइगर इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है कि आपके पास सेना बहुत बड़ी है, आपके पास बहुत सारे हथियार है, लेकिन आपके पास काबिल अफसर नहीं है कि आपके उस सेना को लीड कर सके। आपके पास हथियार चलाने वाले लोग नहीं है, आपके पास जो है लॉजिस्टिक्स नहीं है। तो मतलब आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन आप ये उस चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं चाहते। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है रशिया के साथ। ये पेपर टाइगर टर्म उसी लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रशिया जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं,
और यूक्रेन जो है वो हमेशा लड़ाई के मूड में रहता है। अब जो है ओएस जो है यूक्रेन को हमेशा वेपन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है यूक्रेन तो लड़ ही लेगा, क्योंकि उनके देश का सवाल है। तो यूक्रेन जो है वो तो लड़ लेगा। रशिया को अगर पीछे धकेलना है तो रशिया को एक ही काम कर सकता है कि यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करते रहो। अब यूक्रेन के पास हज़ारों हज़ारों हथियार रहे, अगर उनका सेना अगर पूरी तरह से ख़त्म भी हो गया तो सिविलियंस सेना में भर्ती हो जाएंगे, जो कि हो रहा है। तो ये वॉर जो है जो 3-4 महीने में ख़त्म हो जा सकती थी, मैक्सिमम 5-6 महीने में ख़त्म हो जा सकती थी, वो 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइम तक खिंच गया है। अब देखना ये होगा कि बाद में क्या होता है। अब आगे देखना होगा कि रशिया क्या पीछे हटता है, या जर्मनी या नेटो जो है वो पीछे हटता है, या यूक्रेन पीछे हटता है। हालांकि बात ये भी है कि अभी स्टेलमेट में है। रशिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा था उसको लग रहा था कि वो तो जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद यूक्रेन ने बहुत सारे काउंटर ऑफेंसेस किए, काउंटर डिफेंसेस किए, और उसके बाद जो है यूक्रेन हाल ही में बहुत सारे इलाका रशिया से वापस लेकर भी आया। अभी जो है वो एक स्टेलमेट में है जंग की परिस्थिति। ज़्यादातर जो जंग है वो पश्चिम में जारी है, इसीलिए जो है यूक्रेन में जो वर्ल्ड लीडर है वो भी हार सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 2022 को शायद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बोरिस जॉनसन, हाँ बोरिस जॉनसन आए थे यूक्रेन में। वो पहले लीडर थे जो यूक्रेन में विजिट करने गए थे। उसके बाद कनाडियन पीएम भी शायद आए थे इसी वर्ष। जो बाइडेन भी जाके देख के आए थे एक बार। तो अभी जो है कहा कुछ नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अभी तो हालत ऐसी है कि रशिया जो है वो अपनी जी जान से मेहनत कर रहा है कि ये जो वार है ये उसकी नाक की सवाल है, क्योंकि ये वार जो है उसमें वो अपना एयरफोर्स का भी उपयोग कर रहा था, पहले तो कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। उसका टैंक्स का भी उपयोग कर रहा है। बहुत सारे ह्यूमन लॉस को उन्होंने तोड़ा है, और बहुत सारे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, बहुत सारे वार क्राइम्स किया है, बूचा में किया है, और भी लुहांस में किया है, बहुत सारी जगह में किया है। तो ये भी एक सवाल है, क्योंकि अभी रशिया का नाक का सवाल है, क्योंकि ये बात है कि उसको लग रहा था कि ये तो एकदम सीधे सीधे जंग होगी, 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये अभी लंबा खींच रहा है, और जितना लंबा खींच रहा है उतना ही उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि अभी जंग क्यों नहीं ख़त्म हो रही, और उतना उसको जीतने का मंशा हो रहा है कि अभी जो है अभी जीत कर ही जाएंगे, जितना भी लॉस हुआ हो। मतलब एक सिंक एंड कॉस्ट फैलेसी होता है ना, कि आपने इन्वेस्ट कर दिया एक टाइम तक, मतलब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत सारा टाइम आप इन्वेस्ट कर दिए हो, और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप डबल डाउन कर रहे थे कि अभी कैसे समझ नहीं आएगा, मैंने 10 दिन इस सब्जेक्ट पे बिताया है, 10 घंटे बिताए है, तो अभी मैं और पढ़ूंगा। ऐसा ही कुछ रशिया के साथ भी हो रहा है कि वो सिंक एंड कॉस्ट फैलेसी में चल रहा है। मेरा मानना ये है कि रशिया को अभी यूक्रेन का जो है वो छोड़ देना चाहिए, इंटरनेशनल एक पीस ट्रीटी कर देना चाहिए। तो यूक्रेन भी नहीं मानेगा। यूक्रेन भी अभी जो है हाल ही में रशियन बैक चैनल से यूक्रेन को बोला है कि अभी एक ट्रीटी कर लेते हैं हम दोनों के बीच में, क्योंकि स्टेलमेट में है जंग और दोनों का ही बहुत नुकसान हो रहा है। और फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है नेटो का, क्योंकि नेटो जो है वो तो हथियार प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, और वो तो चाहता है कि रशिया जो है वो और कमज़ोर हो जाए। और मतलब यही है कि नेटो अपने हाथ तो गंदे नहीं कर रहा है, और अपने जो शत्रु है उसको और कमज़ोर कर रहा है। तो जो मैं कह रहा था कि बैकडोर से रशिया यूक्रेन के साथ जो है स्टेलमेट चाहता था, एक मतलब इंटरनेशनल एक पीस ट्रीटी हो जाए, कुछ कंट्रीज जैसे भारत और चाइना जो है उसका मॉडरेटर बने, तो ऐसा चाह रहा था। लेकिन यूक्रेन चाहता था कि जो 1991 से पहले का जो यूक्रेन का बॉर्डर है रशिया के साथ, वो उसमें वापस चला जाए। तो रशिया बोल रहा है नहीं, हम तो नहीं जाएंगे भाई, हम जो है इतनी मतलब मेहनत से इन जगहों को जीते हैं, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो एक स्टेलमेंट है। मुझे लगता है कि अभी उन लोगों को एक पीस ट्रीटी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रशिया जो है वो तो भुगतेगा ही, यूक्रेन तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, और यूक्रेन एकदम मतलब बर्बादी की हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि उसको तो है मतलब वो उसका यह है कि उसका मतलब
जीने मरने का सवाल है। वो ये नहीं है कि टेरिटरी गेन करना है, टेरिटरी लॉस करना है, ऐसा करना है, अपने नेबर्स को सिक्योर करना है, उसका तो जीने मरने का सवाल है, तो वो तो हद तक चला जाएगा। तो ये भी एक बात है। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया इतनी जल्दी मतलब कुछ करेगा। जंग होती रहेगी अभी तो। अभी मुझे लगता है अभी 2 साल तक और जंग चलेगी, और पूरी तरह से अगर यूक्रेन नहीं बर्बाद होगा तो ऐसी कंडीशन में भी आ जा सकता है कि इसके बाद रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल हो, करीबन 100 साल पीछे जा सकता है। रशिया का भी वही हाल है। रशिया अभी अभी मतलब एक क्रेडिबिलिटी जो था, एक सुपर पावर का क्रेडिबिलिटी जो था, वो धीरे धीरे लॉस करेगा। एक सेम सिचुएशन हुआ था 1942 को, जब रशिया ने फिनलैंड पे ऊपर अटैक किया था और बहुत नुकसान हुआ था उसको। तो ये भी एक बात है। 1945 को हुआ था, 1935 को हुआ था शायद फिनलैंड के ऊपर अटैक, अभी याद नहीं है मुझे ठीक ठाक। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। मतलब यही है, बात यही है कि दोनों वर्ल्ड लीडर जेलेंस्की और पुतिन दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है, और बीच में मारे जा रहे हैं सिविलियंस। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस विषय में चाहते हैं। थैंक यू।